हेलो एवरीवन, वेलकम टू पर्ले 11th। तो फाइनली हम यहाँ पे एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोग मुझे जानते हो, मैं हूँ शगुन और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ, है ना। तो यहाँ पे बच्चों ने बोला था मुझे कि थर्मोडायनेमिक्स मैम करवा दो, बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि फिजिकल केमिस्ट्री करवा दो। तो थर्मोडायनेमिक्स ना फिजिकल केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर बच्चों को लगता है, ठीक है। बट हम इसे बहुत अच्छे से यहाँ पे करने वाले हैं। ऐसे ही पार्ट 1 और पार्ट 2 जैसे आपको दूसरे चैप्टर्स का मिला था, इस चैप्टर का भी पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलने वाला है। एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस जैसे कि आपको मैंने किसमें करवाया था, बताओ किसमें करवाया था। एस ब्लॉक एलिमेंट्स पूरा मैं आपको करवा चुकी हूँ, उसकी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा चुकी हूँ ऑन द डिमांड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो थर्मोडायनेमिक्स भी मेरे को लगता है कि बच्चे बोलेंगे कि आप इसकी भी बैक एक्सरसाइज करवा दो, तो डोंट वरी, हम बैक एक्सरसाइज भी करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, थर्मो केमिस्ट्री भी करेंगे, ठीक है। तो सारी ही चीज़ें हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसके बाद हम स्टेट्स ऑफ मैटर को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही हो। कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता सकते हो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में देने के लिए मैं हमेशा आपके पास खड़ी रहूँगी, ठीक है। तो फटाफट से अब थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करते हैं, पार्ट 1 रहेगा, ठीक है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स के बारे में कुछ है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आपको इसी पेज पे सारी दिख रही होंगी और आपको पता होना चाहिए उन सारी टर्मिनोलॉजीज का मतलब, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक्स का खुद का मतलब क्या होता है, ये हमें समझना है। हीट क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, सिस्टम, स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हो। यूनिवर्स, कंपाउंड्स, कॉस्मोलॉजी, काइनेटिक्स, सब ये सारी चीज़ें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमें समझनी है, ठीक है। तो बहुत आप बोल सकते हो कि अगर कोई बच्चा पहली बार पढ़ रहा होगा तो मे बी उसको ना ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे, ठीक है। क्वेश्चंस शायद उससे ना हो, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर कोई आएगा तो वो हो जाएगा, बट अगर बीच में से कहीं पे घुमा के पूछ लिया और उसने थर्मोडायनेमिक्स ऊपर ऊपर से पढ़ रखा है तो वो क्वेश्चंस को डेफिनेटली नहीं कर पाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे चीज़ों को डिटेल में देखने वाले हैं, एक एक चीज़ करेंगे, ऐसे करेंगे कि आप एनसीईआरटी अगर पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी और क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो फटाफट जब स्टार्ट करते थे थर्मोडायनेमिक्स, आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स हैं, ठीक है, जैसे सिस्टम है, सराउंडिंग है, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, यूनिवर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। साथ के साथ 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, वर्क एंड हीट का मतलब समझेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे और आपकी वर्क डन कैसे निकाला जाता है एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, ठीक है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क डन कैसे निकाला जाता है आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, उनके लिए भी हम देखने वाले हैं। और हीट कैपेसिटी की एक टर्मिनोलॉजी है, उसको भी हम समझने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा जाएगा ये लेक्चर। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसके अंदर हम थर्मोकेमिस्ट्री भी पढ़ने वाले हैं, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी हम वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ योर थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो थर्मोडायनेमिक्स का खुद का मतलब क्या होता है, तो अगेन जैसे थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो थर्मोडायनेमिक्स 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, थर्मो और डायनेमिक्स, ठीक है। डायनेमिक्स, डायनेमिक मतलब होता है मोशन, डायनेमिक मतलब मोशन, ठीक है, मोशन, मूवमेंट आप इसे बोल सकते हो। और थर्मो स्पेसिफिकली थर्मल एनर्जी को रेफर करता है, हीट एनर्जी जैसे हो गई या फिर थर्मल एनर्जी जैसे हो गई। तो थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप एक सिस्टम के ऊपर चीज़ें परफॉर्म करते हो, ठीक है। चाहे उसकी एनर्जी बढ़ा देते हो, चाहे उसका प्रेशर चेंज कर देते हो, टेम्परेचर चेंज कर देते हो, वॉल्यूम चेंज कर देते हो, उसका वेरिएशन वहाँ पे आप करते हो, उसकी वजह से उसके अंदर चेंजेस आते हैं, ठीक है। और वो चेंजेस ना फिर वो दिखते हैं, या तो वो बाहर सिस्टम से सराउंडिंग में जाएंगे, फिर सराउंडिंग से सिस्टम से जाएंगे, ऐसे ऐसे एनर्जी के चेंजेस जो हैं वो दिखते हैं, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स एक सिस्टम के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और है, जो सिस्टम हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं वो एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होता है। मैक्रोस्कोपिक मतलब जो चीज़ें आप देख सकते हो। 2 तरीके के सिस्टम्स होते हैं, एक माइक्रोस्कोपिक सिस्टम होता है और एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होता है। फॉर एग्जांपल अगर एक फुटबॉल की बात करें तो उसे आप देख पा रहे हो, वो एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन या एक एटम की बात करूं तो उसे हम देख नहीं सकते नेकेड आई से, ठीक है, तो वो एक माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में चला जाता है। जब थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के ऊपर एप्लीकेबल रहता है, ठीक है। एक स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स होता है जो आप
अपने मास्टर्स में पढ़ते हो, मास्टर्स जब आप करते हो केमिस्ट्री के अंदर या बैचलर्स जब आप करते हो तो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ते हैं। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स हम माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए अप्लाई करते हैं, बट मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स के लिए हम नॉर्मल क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई करते हैं जो हम पढ़ रहे हैं। ये आपका क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम आप वो वाला सिस्टम भी बोल सकते हो जहाँ पे बल्क में चीज़ें आपकी प्रेजेंट हो और वहाँ पे न्यूटन्स के लॉ अप्लाई हो रहे हो, ठीक है। आपको होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। तो जिन ऑब्जेक्ट्स पे हम न्यूटन्स के लॉ अप्लाई कर सकते हैं उसी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर या उसी सिस्टम के अंदर हम थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है कि किस तरीके से सिस्टम के अंदर एनर्जी मोशन में है, सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर एनर्जी का डायनेमिक मतलब मोशन हो रहा है, वो आप थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप बेसिक पोर्शन आपको समझ आ गया होगा। बाकी जो भी चीज़ें हम यहाँ पे रीड आउट कर लेते हैं। तो स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? थर्मोडायनेमिक्स इज स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द एनर्जी चेंजेस फॉर द मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। जो भी एनर्जी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं वो हम कौन से सिस्टम के लिए अप्लाई करें, कौन से सिस्टम पे अप्लाई करें? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पे अप्लाई करें। इन्वॉल्विंग, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है? जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके इन्वॉल्व है। इन्वॉल्विंग लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रादर देन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम कंटेनिंग अ फ्यू मॉलिक्यूल। एक माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के अंदर थोड़े से मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट कंसर्न, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो थर्मोडायनेमिक्स है वो सिर्फ एनर्जी चेंजेस किस तरीके से हो रहे हैं उसके साथ डील करता है। वो ये डील नहीं करता कि किस स्पीड में एनर्जी चेंजेस हो रहे हैं, वो काइनेटिक्स से डील नहीं करता, वो चेंज के ऊपर डील करता है कि किस तरीके से कितना चेंज हुआ है, किस स्पीड में चेंज हुआ है, धीरे हुआ है, तेज हुआ है, उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो thermodynamics is not concerned about how and what rate the energy transformation are carried out, but it is based on initial and the final state of the system undergoing the change, ठीक है। वो पहले अगर एक सिस्टम था, ठीक है, पहले एक सिस्टम था, आपने सपोज करो एक आपने सिस्टम लिया, इसके अंदर कोई भी आपने गैस भर दी, उस गैस का एक इनिशियल प्रेशर होगा प्रेशर 1, ठीक है। फिर आपने या तो इसको हीट दी या फिर इसको ठंडे पानी में रख दिया, तो गैस या तो एक्सपैंड करेगी या फिर कंप्रेस करेगी। उसकी वजह से एक्सपेंशन या कंप्रेशन की वजह से प्रेशर जो है वो हम कह रहे हैं कि चेंज हो गया। आपने टेम्परेचर इसका कम कर दिया या ज़्यादा दे दिया और हम कह रहे हैं कि इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब कुछ सपोज करो इसमें चेंज हो गया। तो किस स्पीड से ये चेंज हुआ है हमें उस पर मैटर नहीं करता, थर्मोडायनेमिक्स उसके साथ डील नहीं करता। पहले क्या था और फाइनल क्या चेंज हुआ है उसके साथ थर्मोडायनेमिक्स डील करता है। किस स्पीड से हुआ है, 1 घंटे में हुआ है, 2 घंटे में हुआ है, 3 घंटे में हुआ है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें क्या मतलब है कि पहले क्या था और बाद में क्या है, इससे थर्मोडायनेमिक्स जो है मतलब रखता है। क्लियर हो गया बेसिक पॉइंट्स? चलिए, तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, यहाँ पे आगे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जैसे कि मैंने बोला उसे हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो जैसे सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, सिस्टम्स के टाइप्स भी होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स के टाइप्स होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें थर्मोडायनेमिक्स में पढ़नी है और ये कॉमनली फ्रिक्वेंटली यूज करी जाएगी, ठीक है। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला कि थर्मोडायनेमिक्स क्या करता है, एक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के ऊपर अप्लाई करते हैं। सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे भी हम जिसका भी चेंजेस जिसके अंदर हम कर रहे हैं और वो किस तरीके से चेंज हो रहा है उसको अगर हम स्टडी करते हैं तो वो सिस्टम बन जाता है। सिस्टम क्या है, सपोज करो एक ग्लास ऑफ वाटर है, इसका मुझे टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम पता है। मैंने गर्म कर दिया पानी को तो इसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम चेंज हो गया। तो मैंने किस पे ऑब्जर्वेशन करी, एक सिस्टम, मेरा ग्लास ऑफ वाटर था, तो वाटर का जो ग्लास है वो मेरा क्या बन जाएगा, सिस्टम बन जाएगा, जिस पे आप थर्मोडायनेमिक्स के लॉ अप्लाई कर सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करना चाहते हो जिसके ऊपर, तो वो क्या बन जाता है, वो मेरा सिस्टम बन जाता है। सो स्मॉल पार्ट ऑफ अ यूनिवर्स चोजन फॉर थर्मोडायनेमिक्स स्टडी एट अ गिवन इंस्टेंट इज कॉल्ड योर सिस्टम, ठीक है। एक स्मॉल पार्ट पूरे यूनिवर्स में से एक ग्लास ऑफ वाटर मैंने लिया जिसके ऊपर मैं थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करना चाहती हूँ, तो वो मेरा सिस्टम बन जाएगा। सराउंडिंग क्या हो जाएगा, जो मैंने ग्लास ऑफ वाटर लिया इसके ऊपर तो मैं स्टडी कर रही हूँ, ये मेरा सिस्टम है। इसके अलावा जो भी बाहर है, इसके अलावा जो भी बाहर है, ये मेरा सराउंडिंग बन जाएगा, ठीक है। यूजुअली हम बोल देते हैं कि सराउंडिंग सब कुछ है, ठीक है। ग्लास ऑफ वाटर को छोड़ के जो भी बचा है वो सराउंडिंग है। एनसीईआरटी में भी ये लिखा हुआ है।
बट एक्चुअली जो सराउंडिंग होता है वो उसी एरिया तक हम बात करते हैं जिस एरिया का इम्पैक्ट जो है ग्लास ऑफ वाटर तक रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसको मैंने इसको स्टडी करना है, तो ये सिस्टम है, इसको मैंने एक फ्रिज में रख दिया, ठीक है, तो ये ग्लास ऑफ वाटर मेरा सिस्टम बन जाएगा। मेरा फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो इसके टेम्परेचर को इफेक्ट करेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि बाहर का जो रूम टेम्परेचर है अब इसको इफेक्ट करेगा, ऐसा तो नहीं है, है ना, समझ पा रहे हो। तो ये सिस्टम है। फ्रिज जो है अब सराउंडिंग बन जाएगा क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है इसके टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, ठीक है, इम्पैक्ट करेगा। बाहर जो है उसका कोई भी इफेक्ट इतना देखने को नहीं मिलेगा। तो जब तक आपका सराउंडिंग उसी एरिया को बोला जाता है जिसका इम्पैक्ट आपके सिस्टम पे देखने को मिलता है, वहां तक जो चीजें हैं वो सराउंडिंग है। यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स इज एवरीथिंग। आपका सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सराउंडिंग वही वाला एरिया जहां तक अगर हम बात करें जिसका इम्पैक्ट आपके सिस्टम पे देखने को मिलता है वो, प्लस जो भी एक्स्ट्रा एरिया है, ठीक है, वो आप सब मिला के यूनिवर्स बोलते हो, ठीक है। अब आप बोलोगे कि लिखना क्या है भाई सराउंडिंग में, तो आपको यही डेफिनेशंस लिखनी है क्योंकि एनसीईआरटी में यही डेफिनेशंस लिखी गई है, तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करके यही डेफिनेशंस लिख के आओगे। सो एक बार फिर से बोल देती हूँ, एक सिस्टम क्या है? अ स्मॉल पार्ट ऑफ यूनिवर्स चोजन फॉर थर्मोडायनेमिक्स एट अ गिवन इंस्टेंट, जिसके ऊपर हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी कर रहे हैं, वो आपका सिस्टम है। सराउंडिंग इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इन कॉन्टैक्ट विद द सिस्टम, जो सिस्टम के कॉन्टैक्ट में है और जो बाकी का पार्ट है यूनिवर्स का उसे हम सराउंडिंग बोलते हैं। सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस पूरा सराउंडिंग जो है वो यूनिवर्स बनाता है। क्लियर हुआ? तो ये आपका सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए क्या होता है? एक बाउंड्री होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बाउंड्री आपकी रियल भी हो सकती है, एक बाउंड्री आपकी इमेजिनरी भी हो सकती है। दोनों तरीके की बाउंड्री जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कप ऑफ कॉफी पी रहे हो, ठीक है, एक कॉफी जो है इस पे आप थर्मोडायनेमिक्स के लॉ अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, इसको आप थर्मोडायनेमिक्स इसको स्टडी करना चाहते हो इसके ऊपर। तो इस पे अगर आप थर्मोडायनेमिक्स को स्टडी करना चाहते हो तो ये मेरा क्या बन जाएगा? सिस्टम बन जाएगा। और बाहर जो आपने पूरे रूम में इस कप को रखा हुआ है वो रूम क्या बन जाएगा? वो रूम इसका सराउंडिंग बन जाएगा, है ना, वो रूम इसकी सराउंडिंग बन जाएगी। ओके, अब सिस्टम और सराउंडिंग को कौन सेपरेट कर रहा है? तो एक तो ये कप के वॉल्स हैं, ये कप जो है सिस्टम को, सिस्टम क्या है? अंदर जो कॉफी है वो सिस्टम है, तो सिस्टम को सराउंडिंग से कौन सेपरेट कर रहा है? एक तो ये वॉल सेपरेट करी है, इसे हम डायथर्मल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायथर्मल वॉल। डायथर्मल वॉल्स भी हो सकती है, एडियाबैटिक वॉल्स भी हो सकती है। एक डायथर्मल वॉल्स क्या होती है? जो बाहर और अंदर में एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं, उसे हम डायथर्मल वॉल बोलते हैं। जैसे एक कप ऑफ कॉफी आपने रूम में रखी हुई है, तो वहां पे क्या होगा? ये ठंडी हो जाएगी। क्यों ठंडी हो जाएगी? क्योंकि इसकी एनर्जी जो है बाहर सराउंडिंग में लॉस हो गई है, ठीक है, हीट एनर्जी लॉस हुआ है यहाँ से। तो डायथर्मल वॉल्स क्या होती है? डायथर्मल वॉल्स वो वाली वॉल्स होती है जहाँ से एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। क्लियर हुआ? जैसे ये कप का जो वॉल है वो गर्म हो जाता है अगर आपने इसमें गर्म कॉफ़ी डाली, और फिर थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है क्योंकि कप के वॉल से आपकी जो हीट एनर्जी है वो रिलीज हो गई है, तो डायथर्मल वॉल है। तो ये जो है बाउंड्री बन जाएगी। ये एक रियल बाउंड्री है, आपको दिख रही होगी, बट यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री भी है। अगर आप चाय के ऊपर देखते हैं तो इस लेवल को इस रूम से सेपरेट कौन कर रहा है? एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री जो चाय के सरफेस है, ठीक है। अगर आप चाय का कप पकड़ रहे हो या कॉफी का कप पकड़ रहे हो तो ऊपर का जो सरफेस है वो भी तो सराउंडिंग से सेपरेटेड है, तो वहां पे एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री हम मान लेते हैं। बाकी जो डायथर्मल वॉल है, मतलब जो कप है, वो एक रियल बाउंड्री है और ऊपर वाले सरफेस को सेपरेट कर रही है एक इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक है। तो एक बाउंड्री जो है एक रियल भी हो सकती है या फिर इमेजिनरी सरफेस भी हो सकता है, और लाइन दैट सेपरेट सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। क्लियर हुआ? चलें आगे। चलिए, सो अब ना टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। 3 तरीके के सिस्टम्स होते हैं, आप इसको फटाफट से लिख लीजिए। आप जानते होंगे हमारे पास एक ओपन सिस्टम होता है, ठीक है, और जिन बच्चों को ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें लग रही है, ऑब्वियसली हम लोग ना यहाँ तक तो पढ़ लेते हैं बट आगे वाला नहीं पढ़ पाते, तो वो क्या करेंगे? स्पीड बढ़ा के सुन लेंगे बातों को, ठीक है। एक
एक ओपन सिस्टम होता है, एक क्लोज सिस्टम होता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है, ठीक है। ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम के नीचे आप रियल सिस्टम्स लिख सकते हो, ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं, रियल सिस्टम्स होते हैं। बट एक आइसोलेटेड सिस्टम जो है उसे हम हाइपोथेटिकल सिस्टम बोलते हैं। हाइपोथेटिकल मतलब वो रियलिटी में एग्जिस्ट कभी नहीं करेगा। रियलिटी में एग्जिस्ट 100% आइसोलेटेड सिस्टम कभी भी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब मैं आपको यहीं पे समझा देती हूँ। जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक ओपन सिस्टम की, तो मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, गर्म पानी लिया, इसका अपना ही प्रेशर टेम्परेचर वगैरह जो भी है वो है। ये क्या है, एक ओपन सिस्टम है। ओपन सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम ये है, बाहर जो है वो सराउंडिंग है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या हो रहा है, मैटर का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। एक उबला हुआ पानी आपने लिया या फिर कोल्ड ड्रिंक भी ले लिया, आपने कुछ भी ले लिया, आपने क्या देखा, इसका ओपन सिस्टम है, तो बाहर ना इसका अमाउंट, अगर ये गर्म पानी है तो ऑब्वियसली वो स्टीम के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर चले जाते हैं, तो बाहर मैटर का भी एक्सचेंज हो रहा है और ये पानी कुछ टाइम के बाद ठंडा भी हो जाएगा। तो ओपन सिस्टम में सिस्टम से और सराउंडिंग के बीच में मैटर का एक्सचेंज भी हो सकता है, ठीक है। मैटर का एक्सचेंज भी हो सकता है। मैटर मतलब जो भी आपके सिस्टम के अंदर आपने चीज़ें ली है वो बाहर या अंदर आ भी सकती है, जो भी है, बाहर का ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, ठीक है। तो सराउंडिंग टू मैटर एंड सराउंडिंग टू सिस्टम एंड सिस्टम टू सराउंडिंग, मैटर का एक्सचेंज हो रहा है। और एनर्जी दोनों ही आपकी एक्सचेंज होती है, दोनों ही आपकी एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी और मैटर दोनों ही एक्सचेंज होता है, तो वो ओपन सिस्टम है। एक क्लोज सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो यही गर्म पानी आपने एक नॉर्मल वाटर में बॉटल में भर दिया, एक नॉर्मल बॉटल में आपने ये गर्म पानी को भर दिया, बट ये ना एक डायथर्मल वॉल है। डायथर्मल वॉल मतलब ये एनर्जी को एक्सचेंज होने देती है। डायथर्मल वॉल मतलब बाहर एनर्जी को एक्सचेंज होने देती है, इसके वॉल्स के थ्रू हीट एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकती है। लेकिन आपने इसको कैप लगा रखा है, आपने गर्म पानी भर दिया, अब जो कैप लगा रखा है, जो भी स्टीम बनी होगी ये वापस से कंडेंस होकर नीचे गिर जाएगी, तो मैटर का एक्सचेंज तो रुक गया ना। मैटर का कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ एनर्जी जो है सिस्टम से बाहर चली जाएगी। एनर्जी मतलब हीट जो है आपकी एक्सचेंज हो जाएगी। सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज होता है या एनर्जी एक्सचेंज होती है। ये पानी गर्म था, एक नॉर्मल बॉटल में भर दिया, कुछ समय बाद ठंडा हो जाएगा, तो ये क्या है, एक नॉर्मल क्लोज सिस्टम है। ये दोनों ही सिस्टम हमारे लिए एग्जिस्ट करते हैं। एक आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो आइसोलेटेड सिस्टम में कोई भी मैटर का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए या फिर एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए। और आपको पता है कोई भी ऐसा सिस्टम 100% एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हाँ, एक हद तक आइसोलेटेड सिस्टम एग्जिस्ट करता है, बट 100% कोई ऐसा सिस्टम आज भी एग्जिस्ट नहीं करता जो मैटर का एक्सचेंज या फिर एनर्जी के एक्सचेंज को रोक सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक थर्मस फ्लास्क में, एक मिल्टन के थर्मस फ्लास्क में आपने क्या कर दिया, गर्म पानी भर दिया, तो इसमें आपने मैटर का एक्सचेंज भी रोक लिया और गर्म पानी आपने जो भरा है, मिल्टन की जो वॉल्स होती है, मिल्टन की बॉटल की जो वॉल्स होती हैं, इसे हम एडियाबैटिक वॉल्स बोलते हैं। एडियाबैटिक वॉल्स का मतलब क्या होता है, जो हीट एक्सचेंज को नहीं होने देती। एडियाबैटिक वॉल्स होती है जो हीट एक्सचेंज को नहीं होने देती, ठीक है। मतलब जो पानी इसमें गर्म भरा हुआ है, वो गर्माई, वो जो हीट है वो बाहर नहीं जा सकती, वो एडियाबैटिक वॉल्स है, ठीक है। सो यहाँ पे मैटर का एक्सचेंज नहीं होता और एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं होता। लेकिन आपको पता है कुछ समय बाद मिल्टन के बॉटल के अंदर भी रखा हुआ पानी ठंडा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो जो हीट एक्सचेंज है वो हो रही है, 100% नहीं रुकी हुई, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बना जहाँ पे मैटर और एनर्जी का 100% एक्सचेंज रुक जाए। हाँ, आप एक हद तक आइसोलेटेड सिस्टम को बना सकते हो जहाँ पे आप हीट एक्सचेंज के प्रोसेस को बहुत स्लो डाउन कर सकते हो, जिसे हम बोल सकते हैं कि हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, ठीक है। इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, वाटर इन योर थर्मस फ्लास्क, ठीक है। ओके, तो ये 3 तरीके के सिस्टम आपके एग्जिस्ट करते हैं। आई होप इट्स वेरी क्लियर। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लेना। आप कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और है, जैसे स्टेट फंक्शन हो गया, पाथ फंक्शन हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है, ठीक है। ओके, तो डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि एक सिस्टम है जिसको मुझे स्टडी करना है, इसमें मुझे थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करनी है, लॉज को अप्लाई करना है, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज को, ठीक है। तो ये सिस्टम है। एक सिस्टम को थर्मोडायनेमिक्स स्टडी से पहले
इसको डिफाइन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डिफाइन करना पड़ता है। डिफाइन करने का मतलब क्या है? इसका प्रेशर आपको पता होना चाहिए, या फिर टेम्परेचर पता होना चाहिए, या फिर वॉल्यूम पता होना चाहिए, और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं आपके सिस्टम के अंदर, आपने जो भी चीज़ें भरी है उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स या क्वांटिटी है वो आपको पता होनी चाहिए। तो सिस्टम को पहले डिफाइन करना पड़ता है, और ये जो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम या फिर नंबर ऑफ मोल्स हैं, इनमें से कोई भी 3 चीज़ें अगर आप बता देते हो तो प्रेशर आपका सिस्टम डिफाइन हो जाता है, और इसे हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी भी प्रेशर पे इस सिस्टम को स्टडी कर सकते हो, किसी भी टेम्परेचर पे स्टडी कर सकते हो। एक एक्सपेरिमेंट में आपने 25 डिग्री सेल्सियस ले लिया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में आपने 45 डिग्री सेल्सियस ले लिया, तो टेम्परेचर क्या हो गया? वेरिएबल क्वांटिटी हो गई। तो एक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम या फिर नंबर ऑफ मोल्स हमें चाहिए होता है, और ये क्वांटिटीज जो है वेरिएबल हो सकती है, तो इसे हम थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, ओके, इतनी बात हो गई। थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल आपको समझ आ गए। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ अ सिस्टम। जब आप इस सिस्टम को डिफाइन कर देते हो, कोई भी 3 क्वांटिटीज आप इस क्वालिटीज बता सकते हो, उसकी प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम बता दो, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आपने नहीं बताया, कोई बात नहीं, तो ये सिस्टम डिफाइन हो गया। या फिर नंबर ऑफ मोल्स बता दो, टेम्परेचर, वॉल्यूम बता दो, ये सिस्टम डिफाइन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? जब आपने प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम बता दिया तो ये उसका स्टेट हो जाएगा, ये स्टेट ऑफ सिस्टम है। क्लियर हो गया? अब इन क्वांटिटीज की हेल्प से हम और भी चीजें निकाल सकते हैं, जैसे गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, आपकी इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, सी, वर्क डन। ठीक है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे निकाल सकते हैं एक स्टेट डिफाइन करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद और भी चीजें हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? 2 तरीके के स्टेट्स होते हैं, एक स्टेट फंक्शन होता है और एक पाथ फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शंस वो वाली क्वांटिटी होती है जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, मतलब पहले आपने जब सिस्टम को स्टडी करने से पहले चीज़ें ली थी उसकी क्या क्या वैल्यूज थी, और जब आपने इसमें चीज़ें चेंज करी, ठीक है, तो अब जो फाइनल स्टेट बन के आया चेंज करने के बाद, अब कैसे कैसे उनकी क्वांटिटीज चेंज हो गई, तो जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है उन क्वांटिटीज को हम स्टेट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, वो ये नहीं देख रहा कि किस तरीके से आपने चेंजेस करे। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्लास ऑफ वाटर है, आपने ये सिस्टम मान लिया, ये इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, गर्म पानी है, आपको इसको हीट देनी है, ठीक है, और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचाना है। तो टेम्परेचर क्या है? एक स्टेट फंक्शन है। आपको इनिशियली 50 और बाद में 100 चाहिए, ये टेम्परेचर क्या बन जाएगा? एक स्टेट फंक्शन बन जाएगा। बट आप हीट अलग अलग तरीके से दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप इसको गैस पे गर्म करके दे सकते हो, ठीक है, आप इसको माइक्रोवेव करके गर्म कर सकते हो, है ना, ठीक है, माइक्रोवेव करके गर्म कर सकते हो, चूल्हे पे गर्म कर सकते हो, कैसे भी करके गर्म करो। हर एक पाथ में जब आप गर्म कर रहे हो तो हर एक जो गर्म करने का तरीका है उसके वजह से वर्क डन डिफरेंट आएगा। देखो, पाथ फंक्शंस क्या होते हैं? जो पाथ पे डिपेंड करते हैं, किस तरीके से आपने उसको गर्म करा है, आपने पानी के ग्लास को किस तरीके से गर्म करा है, वो डिफरेंट पाथ्स को फॉलो कर सकता है। ठीक है, वर्क एंड हीट 2 पाथ फंक्शंस होते हैं। कोई भी अगर आपसे पूछे कि पाथ फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहले आपको क्लिक करना चाहिए कि वर्क एंड हीट आर योर पाथ फंक्शंस। ठीक है, वर्क को W से रिप्रेजेंट करते हैं और हीट को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों ही हमारी पाथ फंक्शन क्वांटिटीज हैं। किस तरीके से आप गर्म कर रहे हो उसकी वजह से डिफरेंट वर्क आएगा। गैस पे गर्म करा तो अलग वर्क आएगा, माइक्रोवेव करके गर्म करा तो अलग वर्क आएगा। तो वर्क एंड हीट क्या हो गया? पाथ फंक्शन हो गया। बट टेम्परेचर क्या है? एक स्टेट फंक्शन है। किस तरीके से गर्म कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, बट इनिशियली 50 और बाद में 100 डिग्री सेल्सियस है, वो आपका एक स्टेट फंक्शन है। तो वो वाली क्वांटिटीज जो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, किस तरीके से आपने उसके अंदर चेंजेस करा उस पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन आर द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम whose values are dependent only on initial and final state of the system and do not depend upon the path followed। किस तरीके से आपने चेंजेस लेके आए उस पर डिपेंड नहीं कर रही, बट हाँ इनिशियल और फाइनल वैल्यूज क्या है उस पर डिपेंड करिए। अब यहाँ पे आप एग्जांपल्स इंटरनल एनर्जी का लिख सकते हो, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारी आपकी स्टेट फंक्शंस है। जैसे कि मैंने बोला 2 ही पाथ फंक्शंस हैं आपके उसमें, वर्क एंड हीट।
ये दोनों पाथ फंक्शंस है, ठीक है। तो पाथ फंक्शंस क्या हो गए? प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम जिसकी वैल्यूज जो है पाथ पे डिपेंड करती है, किस तरीके से चेंजेस लेके आए हो उस पे डिपेंड करती है, तो वो पाथ फंक्शंस है। इसमें एग्जांपल आप वर्क एंड हीट का याद रखेंगे, ठीक है। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा स्टेट फंक्शंस और पाथ फंक्शंस क्या है। बाकी जो भी चीज़ आए, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम स्टेट फंक्शंस बोलेंगे, बट वर्क एंड हीट जब भी आ जाएगा उसे हम पाथ फंक्शन बोलेंगे। क्लियर हुआ? चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं जो हमें यहाँ पे समझना है, ठीक है। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोबारिक प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, साइक्लिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जब भी आप एक सिस्टम का स्टेट चेंज कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक सिस्टम आपने लिया, इसका अपना कोई प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम है, आपने इसको डिफाइन कर दिया। इसका जो अपना प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम है वो एक स्टेट मान है, ठीक है। P1, T1 और V1 क्या है? इनिशियली आपने इसको डिफाइन कर दिया, तो ये क्या है? स्टेट 1 ऑफ द सिस्टम। अब आपने इसके अंदर चेंजेस करे, ठीक है, वर्क करवाया, चाहे प्रेशर चेंज करा, चाहे टेम्परेचर चेंज करा, कुछ भी करा आपने, तो ये एक सिस्टम 1 से या स्टेट 1 से स्टेट 2 में चला गया। स्टेट 2 में सपोज करो आपने ये यहाँ पे आपने कुछ भरा हुआ है, ऊपर पिस्टन लगी हुई है, आपने ऊपर से प्रेशर अप्लाई करा, तो प्रेशर चेंज हो गया, P2 बन गया। लेट अस से टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हुआ, आइसोथर्मल प्रोसेस करवाया है, ऊपर से दबा दिया, प्रेशर यहाँ पे चेंज हो गया, P1 से P2 बन गया। टेम्परेचर आपने कांस्टेंट ही रखा। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, दबाने के बाद कंप्रेशन करने में वॉल्यूम कम हो गया, तो वॉल्यूम हम बोल देते हैं कि V2 बन गया। तो जब एक भी क्वांटिटी आपकी, जब आपने स्टेट डिफाइन कर रखा है, उसमें से अगर एक भी क्वांटिटी चेंज हो जाए, ठीक है, या सिर्फ प्रेशर चेंज होता है, या टेम्परेचर चेंज होता है, या वॉल्यूम चेंज होता है, या दोनों या फिर तीनों ही चेंज हो जाते, तो आपने एक स्टेट 1 से स्टेट 2 में आ गए। और जब स्टेट 1 से स्टेट 2 में आते हैं तो हम क्या बोलते हैं? एक प्रोसेस हुआ है हमारा। क्या हुआ है? एक प्रोसेस हुआ है, ठीक है। तो स्टेट्स कब चेंज होते हैं? जब एक भी क्वांटिटी, मिनिमम 1 क्वांटिटी, जब आपने सिस्टम को जो डिफाइन करने के लिए क्वांटिटी ली हुई है, अगर उसमें से एक भी क्वांटिटी अगर चेंज हो जाए तो स्टेट चेंज हो जाता है। और जब स्टेट चेंज हो जाता है तो हम कहते हैं कि एक प्रोसेस हो गया हमारा। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। अब प्रोसेस जो है बहुत तरीके के हो सकते हैं, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, साइक्लिक, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं। इसको मैं डिफाइन कर देती हूँ। तो जब हम बात करते हैं आइसोथर्मल की, आपको प्रोसेस समझ आ गया ना क्या हो गया? आइसोथर्मल मतलब, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट करके आप चीज़ों को चेंज कर रहे हो। जैसे इसमें हमने करा था कि हमने टेम्परेचर को तो चेंज होने ही नहीं दिया, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो गए, तो ये मेरा क्या है? एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रख के आप चेंजेस करते हो, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यों? हीट कांस्टेंट रखते हो, साइक्लिक प्रोसेस में यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल को हम डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार आइसोथर्मल प्रोसेस देख लेते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस वो वाला प्रोसेस होता है जब एक सिस्टम के अंदर आप सेम या कांस्टेंट टेम्परेचर से चीज़ों को लेके जा रहे हो, ठीक है। एक बार फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ओके, ठीक है। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस वो वाला प्रोसेस होता है जब सिस्टम का आप स्टेट चेंज कर रहे हो बट वो टेम्परेचर कांस्टेंट रख के आप चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट इज कॉल्ड द आइसोथर्मल प्रोसेस। इसके बाद आइसोबारिक प्रोसेस में आप प्रेशर को कांस्टेंट रख के फिर स्टेट को चेंज कर रहे हो। सो अ प्रोसेस इन विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? द प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आप एक स्टेट है, ठीक है, आपने इसको डिफाइन करा सिस्टम को, इसका प्रेशर डिफाइन कर दिया कि इनिशियली इसका प्रेशर P1 है, टेम्परेचर T1 है और वॉल्यूम कितना है? V1, ठीक है। तो ये आपकी पिस्टन है। क्लियर हो गया? अब आपने क्या करना है? इसका वॉल्यूम ना कांस्टेंट रखना है। आप इसके अंदर कुछ ऐसे चेंज करो कि वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो, और उसका प्रेशर चेंज हो सकता है, उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है, उसका वॉल्यूम सेम रहना चाहिए। प्रेशर और टेम्परेचर में चेंजेस हो सकते हैं बट वॉल्यूम आपका जो इनिशियल है वही फाइनल का वॉल्यूम अगर होगा
तो इस प्रोसेस को हम आइसोकोरिक प्रोसेस बोलेंगे। बहुत बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, वैसे इसके ऊपर हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, क्लियर है। आप नंबर ऑफ मोल्स सपोज करो, यहाँ पे आपको पता है वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है। क्यों? क्योंकि पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है। अगर आप वॉल्यूम को सेम रखना चाहते हो, ठीक है, तो सपोज करो आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, वॉल्यूम को सेम रखना है, तो प्रेशर वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है, मतलब प्रेशर को इंक्रीज कर दो, वॉल्यूम को डिक्रीज होना पड़ेगा, है ना, वॉल्यूम को डिक्रीज होना पड़ेगा। बट आपको ये कांस्टेंट रखना है, तो आप नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करके वॉल्यूम को कांस्टेंट रख सकते हैं। इस तरीके से वॉल्यूम कांस्टेंट रख के भी आप प्रेशर टेम्परेचर को चेंज कर सकते हो, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इतना डिस्कशन आपका नॉर्मल ये डिस्कशन है कि आइसोकोरिक प्रोसेस वो वाला प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, कोई भी आप स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रहे हो। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका जो हीट है वो कांस्टेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई आप रिएक्शन करवा रहे हो थर्मल फ्लास्क के अंदर, एक रिएक्शन आपने करवाई थर्मल फ्लास्क के अंदर, जो भी हीट इसमें निकली वो सिस्टम में आपकी गई ही नहीं, वो इसके अंदर मेंटेन्ड रही। तो हीट अगर आपका कांस्टेंट रहता है तो वो एक क्या बन जाएगा, वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस बन जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस क्यू वैल्यू जो है, जो चेंज इन क्यू वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद साइक्लिक प्रोसेस आता है। साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम पॉइंट पे आपको मिलते हैं। एक साइकिल तभी मिलेगी जब आपने इनिशियली यहाँ से स्टार्ट करा, ये इनिशियल पॉइंट है, आपको साइकिल बनानी है तो फाइनली आपको यहीं पे एंड करना पड़ेगा। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट जब सेम हो जाते हैं तो उसे हम साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। व्हेन सिस्टम अंडरगोज अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस, एक या मोर देन वन प्रोसेसेस के अंदर हो जाता है, सच दैट द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स या वैल्यूज ऑफ द सिस्टम बिकम्स सेम, तो वो एक साइक्लिक प्रोसेस बोला जाता है। साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी स्टेट फंक्शंस होते हैं, एक बात समझना, जैसे कि मैंने बात करी थी स्टेट फंक्शन की, स्टेट फंक्शंस वो वाले सिस्टम्स होते हैं, वो वाले फंक्शंस होते हैं जहाँ पे सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट स्टेट पे ही चीज़ें डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो जितने भी स्टेट फंक्शंस वाली क्वांटिटीज़ होती हैं उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक स्टेट है, इसका टेम्परेचर T1 है, आपने इसके अंदर कुछ चेंजेस करे, टेम्परेचर T2 पे चला गया। टेम्परेचर क्या है? एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन को डेल्टा T से रिप्रेजेंट कर सकते हो, विच इज इक्वल्स टू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो एक स्टेट फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं? डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो रहा है। या फिर अगर स्मॉल चेंज इन स्टेट हो तो dt से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर पहले 50 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद 100 हो गया, तो चेंज ज़्यादा है, तो ट्राइंगल से चेंज रिप्रेजेंट कर सकते हो। जब ज़्यादा क्वांटिटी में चेंज हो रहा तो ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले 50 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद 50.01 हुआ, तो वो भी एक चेंज है, उसको आप स्मॉल d, उसको आप dt से रिप्रेजेंट कर सकते हो। dt क्या है? स्मॉल चेंज, ठीक है, स्मॉल चेंज है। और डेल्टा हम तब यूज करते हैं जब लार्ज क्वांटिटी में चेंज हो सकता है। बट जितने भी स्टेट फंक्शंस है, जितने भी स्टेट फंक्शंस है, उसको हम डेल्टा या डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कभी भी आप डेल डब्ल्यू नहीं लिख के आओगे या फिर डी डब्ल्यू नहीं लिख के आओगे, ठीक है। जब स्मॉल चेंज होगा तो डी नहीं लगाओगे डब्ल्यू के आगे, या फिर लार्ज चेंज होगा तो डेल्टा नहीं लगाओगे डब्ल्यू के आगे, क्योंकि ये एक स्टेट फंक्शन नहीं है, ये हमारा क्या है? पाथ फंक्शंस, ठीक है, ये हमारे क्या है? पाथ फंक्शंस। तो अगर मुझे चेंज इन वर्क डन निकालना होगा तो मैं इसे डेल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट, इस तरीके से कर्वी डी बना के फिर रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है। कभी भी डी डब्ल्यू आप नहीं लिखोगे या डेल्टा डब्ल्यू नहीं लिखोगे, इसे हम डेल डब्ल्यू बोलते हैं। तो स्टेट फंक्शंस जो है, स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं? स्टेट फंक्शंस इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। कमिंग बैक टू साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में क्या हो रहा था? साइक्लिक प्रोसेस में आपके इनिशियल और फाइनल ही स्टेट्स चेंज सेम हो गए, इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम हो गई। तो जब आपकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम हो गई तो आप डेल्टा टी की वैल्यू क्या लिखोगे? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। जब दोनों सेम है तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे ही और भी क्वांटिटीज होंगी। तो जितने भी स्टेट फंक्शंस होते हैं एक साइक्लिक प्रोसेस में, उनकी वैल्यू कितनी रहती है? 0 रहती है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पाथ फंक्शंस पाथ पे डिपेंड करते हैं। एक साइक्लिक प्रोसेस में डिफरेंट पाथ फंक्शंस की वैल्यूज आ सकती है, वर्क डन अलग आ सकता है, लेकिन एक स्टेट फंक्शन में एक साइक्लिक प्रोसेस अगर हुआ, ठीक है, तो वो क्या होगा? वो आपका 0 रहेगा, ठीक है।
और एक साइक्लिक प्रोसेस में साइकिल बननी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, आपने एक सिस्टम है, यहाँ से स्टार्ट करा, इनिशियल वैल्यू उसकी ये है, आप आगे लेके गए फिर वापस आ गए, फाइनल वैल्यू ये है, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस नहीं कहलाया जाएगा। ऑल्दो इसमें इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम है, बट स्टिल दिस इज नॉट अ साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे एक साइकिल नहीं बन रही। इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होने के अलावा यहाँ पे लूप बनना चाहिए, एक साइकिल बननी चाहिए, वो आपको दिखनी चाहिए, एक क्लोज सिस्टम बनना चाहिए। इनिशियल है और यही आपका घूम फिर के फाइनल पोजीशन बन गया, एक लूप बन रहा है, एक क्लोज सिस्टम बन रहा है, ये साइक्लिक प्रोसेस बोला जाएगा। बट ये एक साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, ऑल्दो इसमें इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। क्लियर हुआ? तो ये वाली बात आपकी हो जाती है साइक्लिक प्रोसेस की, ठीक है। और पाथ फंक्शंस में Q और W एक पाथ फंक्शन है, तो इनकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। इसके बाद दो और प्रोसेसेस होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं और एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें रिवर्सिबल वर्क डन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन की वैल्यू भी निकालनी है और एक इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन की वैल्यू भी हमें निकालनी है, ठीक है। तो दो तरीके के प्रोसेसेस और होते हैं, एक इरिवर्सिबल और एक रिवर्सिबल। तो दोनों ही नाम से आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। जब हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिस्टम मैंने बनाया हुआ है, एक कंटेनर मैंने लिया, इसमें मैंने गैस भर दी अपनी और ऊपर मैंने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिया। ये मेरा क्या है? पिस्टन है। क्लियर हुआ? ये पिस्टन है मेरा, इसके अपने ही प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम होंगे। ये मेरा स्टेट 1 है, तो इनिशियल प्रेशर भी P1, वॉल्यूम भी V1 एंड टेम्परेचर भी T1। अब मैं इस सिस्टम को किस में कन्वर्ट करना चाहती हूँ? इस सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने चेंजेस कर दिए, कुछ भी करके चेंजेस करे। कंप्रेशन मैंने यहाँ पे करा, क्या कर दिया? कंप्रेशन प्रोसेस मैंने यहाँ पे दिखाया है ना। ऊपर ज़्यादा वॉल्यूम था, अब कम हो गया, तो यही तो प्रोसेस क्या है? कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम का कम होना, कंप्रेशन प्रोसेस मैंने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। अब मेरा स्टेट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो स्टेट 1 से स्टेट 2 मतलब एक प्रोसेस मैंने करवा दिया। अब इसका प्रेशर लेटर से कि P2 है, V2 है और T2 है। अब यही चीज़ मुझे इरिवर्सिबली भी करवानी है और रिवर्सिबली भी करवानी है। यही चीज़ मुझे रिवर्सिबली करवानी है और इरिवर्सिबली भी करवानी है, ठीक है। देखो ध्यान से, इसका भी इरिवर्सिबली भी मैंने बोल दिया कि मेरा स्टेट 1 है ना, जो जैसा ये वाला स्टेट था वैसे ही ये वाला स्टेट है, और मुझे यहाँ पे लेके आना है इस स्टेट में, P2 स्टेट में। V2 और T2 ये दोनों ही सेम है, बट मैं दो तरीके से करवा सकती हूँ, एक रिवर्सिबली और एक इरिवर्सिबली। रिवर्सिबली मतलब क्या होगा? इसे आप इनफाइनाइट स्टेप्स में करवाते हैं। एक इरिवर्सिबल प्रोसेस इनफाइनाइट स्टेप्स में होता है, ये एक स्लो प्रोसेस होता है। हर एक स्टेप पे इक्विलिब्रियम यहाँ पे मेंटेन रहता है, हर एक स्टेप में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। इनफाइनाइट स्टेप्स होता है ना, हर एक स्टेप में आपको लगेगा कि इक्विलिब्रियम मेंटेन है। एक इरिवर्सिबल प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट प्रोसेस होता है, ये एक ही स्टेप का काम होता है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस, और यहाँ पे कोई भी इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करा जाता। एक रिवर्सिबल प्रोसेस में स्मॉल चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है, स्मॉल चेंजेस देखने को मिलते हैं, लेकिन एक इरिवर्सिबल प्रोसेस में लार्ज चेंजेस, डेल्टा अमाउंट से चेंजेस देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने क्या करा? ऑब्वियसली प्रेशर बढ़ाया, ठीक है, प्रेशर बढ़ाया तभी तो वॉल्यूम कम हो गया। तो ये प्रोसेस जब वॉल्यूम कम हो जाता है तो इसी को ही तो हम कंप्रेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रेशर बढ़ाने के अलग तरीके और वहाँ पे भी प्रेशर बढ़ाने का अलग तरीका है। दोनों ही केस में हमने ये करा है, कंप्रेशन प्रोसेस करा है दोनों ही केस में, बट अलग तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले एक मिट्टी का कण रखा, एक छोटा सा स्मॉल पत्थर रख दिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा प्रेशर फील हुआ, ये थोड़ी सी लाइन नीचे आई, बट वापस से इनिशियल पोजीशन पे वो जाना चाहते हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहती है, ठीक है। फिर एक और रखा, फिर दूसरा रखा, फिर तीसरा रखा, फिर धीरे 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 एक एक पीस में रखती गई पेबल्स का, ठीक है। और इतने पेबल्स रखती है कि उसका टोटल मास कितना है? m। ये मैंने इनफाइनाइट स्टेप्स में करा, पहले एक रखा, फिर दूसरा रखा, फिर तीसरा रखा, धीरे 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 इतना कर दिया कि इसका टोटल मास बन गया m। और इसका अगर टोटल मास m बन गया तो अब ये m मास का ये जो आपके पेबल्स इकट्ठे हैं उसकी वजह से प्रेशर जो है
वो P2 से P1 से P2 में चला गया। तो ये इनफाइनाइट स्टेप्स में हुए, हर एक स्टेप पे इक्विलिब्रियम आपका मेंटेन होता गया, ठीक है। इक्विलिब्रियम मेंटेन होता गया मतलब एक पेबल रखा, थोड़ा सा प्रेशर फील हो, वो वापस से इनिशियल स्टेट में जाना चाहता है, फिर दूसरा पेबल रखा, फिर थोड़ा सा प्रेशर फील हो, वो वापस से जाना चाहता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, फिर तीसरा रखा, फिर थोड़ा सा प्रेशर फील हो, वापस जाना चाहता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे पेबल्स आप रखते गए, इनफाइनाइट स्टेप में एक फाइनल पोजीशन तक रीच कर गए जहाँ पे आपका प्रेशर जो है वो P2 बन गया और वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है जहाँ पे वो वापस से रिवर्स होना चाहता है। एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मेरा ये पिस्टन है, मैंने m मास का ही स्टोन यहाँ पे एकदम से रख दिया, एक ही टाइम पे m मास का स्टोन, टोटल m मास हमने रखा था, तो m मास का स्टोन एकदम से इसके ऊपर रख दिया, ये एक ही स्टेप में नीचे चला जाएगा उसी लेवल पे। तो ये वन स्टेप प्रोसेस क्या हो गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोल सकते हो जो P2 है आपका वो P1 प्लस जो भी आपने m मास का स्टोन रखा था उसकी वजह से जो भी प्रेशर बना होगा, जो भी प्रेशर बना होगा आपने वो रख दिया, ठीक है। तो P2 जो है P1 से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और एक ही जो भी चेंज हुआ आप ऐसे कर ले सकते हो, जो P2 होगा दैट इज इक्वल टू P1 प्लस डेल्टा P, जो भी चेंज हुआ है प्रेशर के अंदर वो प्रेशर 1 में ऐड कर दो तो P2 मिल जाएगा, लार्ज प्रेशर में चेंज हुआ है। यहाँ पे हर एक पॉइंट पे जो P2 वैल्यू थी, हर एक पॉइंट पे अलग अलग वैल्यूज आ रही थी, वो P1 के P1 प्लस DP टाइम्स थी क्योंकि स्मॉल चेंज हो रहा था। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट पे जो P2 था वो P1 के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट था, इतना ज़्यादा चेंज नहीं था, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे थे। तो ये इनफाइनाइट स्टेप में था, इनफाइनाइट स्टेप में था, ये आपका फास्ट था, वन स्टेप प्रोसेस था, ये स्लो था, हर एक स्टेप में यहाँ पे इक्विलिब्रियम था, यहाँ पे कोई भी इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं होगा, ठीक है। तो वो वाली बात है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। आई होप इट्स वेरी क्लियर, ठीक है। यहाँ पे P2 इज़ वेरी लार्ज दैन P1, यहाँ पे हर एक पॉइंट पे P2 जो है वो P1 के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट था, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल और ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। चलिए इसके बाद एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं, ठीक है। हमने स्टेट फंक्शंस पढ़ लिया, पाथ फंक्शंस पढ़ लिए, प्रोसेसेस पढ़ लिए, मतलब क्या होता है प्रोसेसेस का वो भी समझ लिया। अब बात करते हैं इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला आपको डिफाइन करने के लिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तो चाहिए होता है, और भी क्वांटिटीज़ होती हैं, उस सिस्टम की अपनी कोई डेंसिटी होगी, ठीक है, वर्क होगा, हीट कैपेसिटी होगी, एंथैल्पी होगी एंड सो ऑन, ये सारी आपकी चीज़ें होती हैं एक सिस्टम की। अब इन सिस्टम की जो क्वांटिटीज़ होती है उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। मैंने इसको ऐसे याद करा था, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव मतलब इनएडिटिव, इनएडिटिव जो ऐड नहीं हो सकती। एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो ऐड हो जाती है, जो ऐड हो जाती है वो एडिटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, वो एक्सटेंसिव होती है, जो ऐड नहीं होती वो इनएडिटिव होती है और वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे समझने की कोशिश करना, एक कमरे में आप बैठे हो, है ना, एक कमरे में बैठे हो, ये आपका सिस्टम है, आप इस कमरे के अंदर बैठे हुए हो, क्लियर हुआ। इस कमरे में अपना ही प्रेशर होगा, लेट अस से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, P1 कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अपना ही टेम्परेचर होगा, ठीक है, लेट अस से कि रूम टेम्परेचर है ना, और इसका अपना ही वॉल्यूम होगा, कितना है वॉल्यूम, लेट अस से कि V1 है। इस कमरे में आप बैठे हो, अगर इस कमरे को मैंने आधा डिवाइड कर दिया, यहाँ पे बीच में मैंने वॉल डाल दी, ठीक है। अब आप इसको अलग से सेपरेट आउट करके पढ़ रहे हो और इसको अलग से सेपरेट आउट कर रहे हो। पहले एक रूम था, वो बड़ा एक सिस्टम था, फिर आपने बीच में वॉल डाल दी और दो सिस्टम्स और क्रिएट कर दिए। अब आप एक पहले इनिशियली इस सिस्टम को पढ़ रहे थे, अब आप इनिशियली इस पोर्शन को पढ़ रहे हो, तो आप क्या चेंजेस आपको क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। पहले वॉल्यूम ज़्यादा था, जो बड़ा सिस्टम था उसका वॉल्यूम ज़्यादा था, फिर आधा सिस्टम आपने कर दिया तो इसका वॉल्यूम कम हो गया, तो यहाँ पे V1 और V2 क्या हो गए, चेंज हो गए। तो ये क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जब चेंज हो जाते हैं तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और हम क्या बोलेंगे कि आपका जो V1 है वो V2 के दो गुना है, V2 प्लस V2 इज इक्वल टू V1। तो ये ऐड हो गई, आपने आधा करा, आपने नॉर्मली इसको ऐड कर दिया। बट क्या आपको लगता है टेम्परेचर चेंज हुआ होगा, क्या आपको लगता है प्रेशर भी चेंज हुआ होगा? आंसर इज नो।
चाहे आप बड़े कमरे में बैठो चाहे आप छोटे कमरे में बैठो, ऐसा तो नहीं छोटा छोटा रूम करते रहोगे तो बाहर का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, है ना। जितना छोटा करोगे उतना ही कम टेम्परेचर होता रहेगा, उतना ही ठंडी आपको लगती रहेगी, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पे जब क्वांटिटीज चेंज नहीं हो रही होती है तो वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। जब क्वांटिटीज चेंज हो जाती है, एक बड़े सिस्टम से छोटे छोटे टुकड़ों में कर रहे हो, क्वांटिटीज चेंज हो रही है तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, चेंज नहीं हो रही तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बड़े रूम का भी आपका प्रेशर जो है वो 1 atm था, और छोटे रूम में भी जाओगे जब आपने सिस्टम को आधा कर दिया तो भी प्रेशर कितना रहेगा, 1 atm। पहले भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, रूम टेम्परेचर आधा कर दिया तो भी 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो ऐसा तो नहीं है ना कि 12 डिग्री सेल्सियस या 12.5 हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि आधा कर दिया तो आधा टेम्परेचर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही तो वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, जब प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं तो वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ऐसे ही डेंसिटी की बात करें, एक बकेट ऑफ वाटर अगर हम ले या फिर एक मग ऑफ वाटर ले तो डेंसिटी ऑफ वाटर तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही रहती है ना। बट एक बकेट ऑफ वाटर में वॉल्यूम ज़्यादा है, नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, ठीक है, उसका टेम्परेचर जो भी है वाटर का अपना टेम्परेचर है। और एक मग में अगर आपने पानी लिया तो उसका भी टेम्परेचर उतना ही रहेगा जितना एक बकेट के अंदर पानी जो भर रखा है उतना टेम्परेचर है। तो डेंसिटी और टेम्परेचर चेंज नहीं हो रही, चाहे आपने एक मग्गे में लिया है या फिर एक बकेट में लिया है। तो ये जो चीज़ें चेंज नहीं हो रही ये इनएडिटिव है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। जो चेंज हो रही है जैसे नंबर ऑफ मोल्स पानी के, क्वांटिटी, वेट, मास, ये सारी चीज़ें चेंज हो गई। वॉल्यूम चेंज हो गया, बकेट में वॉल्यूम ज़्यादा है, मग्गे में कम है, ठीक है, तो ये चेंज हो गया। तो ये क्या बन जाती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बन जाती है। क्लियर है। तो टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, एक मग्गे के अंदर जो पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, बकेट के अंदर भी पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वो चेंज नहीं हो रहा। टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, कॉन्सेंट्रेशन, लस्टर, ठीक है, ये चेंज नहीं हो रही, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में जैसे वेट, लेंथ, वॉल्यूम, एंट्रोपी, ये सारी क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। क्लियर हो गया। चले आगे, चलिए अब चलते अपने 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। अब लॉ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ऑल्दो ये 0th लॉ है बट सबसे पहले फर्स्ट लॉ डिस्कवर हुआ था। फर्स्ट लॉ के बाद ये वाला लॉ डिस्कवर हुआ था, क्योंकि फर्स्ट लॉ को ऑलरेडी फर्स्ट नाम दे दिया था तो इसको हमने फिर 0th लॉ कर दिया था, लेकिन ये फर्स्ट लॉ के बाद ही डिस्कवर हुआ था। और 0th लॉ होता क्या है, तो 0th लॉ ये कहता है, सिंपल से स्टेटमेंट ये है कि भाई एक सिस्टम है ए, ठीक है, वो आपके दूसरे सिस्टम बी के साथ इक्विलिब्रियम पे है, और यही सिस्टम ए आपके तीसरे सिस्टम सी के साथ इक्विलिब्रियम पे है। क्लियर है। तो अब बी और सी के बीच में ऑटोमेटिकली उसने बोल दिया कि अगर एक सिस्टम ए था वो बी के साथ भी इक्विलिब्रियम पे और सी के साथ भी इक्विलिब्रियम पे है। 0th लॉ ये कहता है कि बी और सी भी आपस में क्या होंगे, इक्विलिब्रियम पे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक चाय का कप है या एक कॉफ़ी का कप है, आपने इसको रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, रूम के अंदर रखा हुआ है, तो रूम क्या हो जाएगा, एक सिस्टम ए हो जाएगा, है ना। चाय का गर्म कप है, गर्म चाय है, कुछ समय बाद ठंडी हो गई, रूम टेम्परेचर पे आ गई, ये सिस्टम बी हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम पे आ गए ये दोनों, ठीक है, कुछ समय बाद आपके नॉर्मल ये इक्विलिब्रियम पे आ गए। अब इसी रूम के अंदर आपने एक कोल्ड वाटर रखा, कोल्ड वाटर क्या करेगा, एक फिर से इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करेगा, ये सिस्टम सी है, रूम के साथ इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करेगा। तो अब 0th लॉ ये कहेगा कि भाई जो सिस्टम बी था, ठीक है, वो रूम के साथ इक्विलिब्रियम पे था, सी था वो भी रूम के साथ इक्विलिब्रियम पे था, और अब सिस्टम बी और सी ऑटोमेटिकली खुद भी आपस में इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे कुछ समय बाद, ठीक है। तो ये 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये उसकी स्टेटमेंट है। 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट इफ दो बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सम थर्ड बॉडी, दो बॉडी है बी और सी, वो एक थर्ड बॉडी ए के साथ इक्विलिब्रियम पे है इंडिविजुअली, देन बी एंड सी विल ऑल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ये आपका 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। क्लियर हुआ। चलें आगे, चलिए इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है फर्स्ट लॉ से पहले। इंटरनल एनर्जी पता होनी चाहिए, हीट और वर्क डन क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, उसके बाद हम फर्स्ट लॉ करेंगे। तो इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या है, एक सिस्टम के अंदर अपनी खुद की एनर्जीज होती है, एक सिस्टम के अंदर अपनी खुद की एनर्जीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी, जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होने वाले हैं,
इनके खुद के ट्रांसलेशन मोशंस होते हैं, इनके खुद के रोटेशनल एनर्जीज होती हैं, खुद की वाइब्रेशनल एनर्जीज होती है, खुद की काइनेटिक एनर्जीज होती है, खुद की पोटेंशियल एनर्जीज होती है। जितने भी आपके इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जीज होंगी उन सब का सम टोटल अगर आप कर देते हैं तो इंटरनल एनर्जी U बन जाती है। इंटरनल एनर्जीज आर द सम टोटल ऑफ ऑल द एनर्जीज इन अ सिस्टम ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स की जितनी भी टोटल एनर्जी है उनको सम करके आप इंटरनल एनर्जी बोलते हो सिस्टम के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो एवरी सिस्टम हैज सम क्वांटिटी ऑफ मैटर एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ट्रांसलेशन मूव कर रहा है, एनर्जी के साथ मूव करेगा। मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, एनर्जी के साथ रोटेट करेगा। मॉलिक्यूल्स के अंदर वाइब्रेशंस होते हैं, बॉन्ड्स के अंदर वाइब्रेशंस होती हैं, तो उसके अंदर भी एक एनर्जी होती है। मॉलिक्यूल पूरा खुद उठ के जा रहा है, मूव कर रहा है, गैसियस एटम्स जो है मूव कर रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जीज होंगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होंगी। तो हर एक क्वांटिटी की अपनी अपनी एनर्जी होती है, उन सबका सम टोटल जब आप कर देते हो तो वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बन जाती है, ठीक है। इट इज़ द सम ऑफ ऑल द एनर्जीज प्रेजेंट इन द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल द एनर्जी प्रेजेंट इन सिस्टम। जनरली इसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, बट काफ़ी सारी बुक्स में E से भी रिप्रेजेंट करा गया है, ठीक है। फर्स्ट लॉ में हम इंटरनल एनर्जी को U से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इंटरनल एनर्जी के बारे में, जैसे कि वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब ऐड कर सकते हो उसको, ठीक है। वो एक स्टेट फंक्शन है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करती है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक स्टेट फंक्शन है। देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है, क्योंकि वो एक स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शंस की अगर हम बात करें तो चेंज इन अ स्टेट फंक्शन इन अ साइक्लिक प्रोसेस विल बी ऑलवेज जीरो, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल वैल्यूज सेम हो जाती है। इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइडियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है, ट्रांसलेशन एनर्जी भी और वाइब्रेशन और बॉन्डिंग सबको चेंज हो जाता है जब आप टेम्परेचर चेंज करते हो। जब ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी तो इंटरनल एनर्जी ऑब्वियसली चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, इंटरनल एनर्जी के बारे में हमने बात कर ली, U से रिप्रेजेंट करते हैं। दो पाथ फंक्शंस मैंने आपको बताए थे, वर्क एंड हीट आपके दो पाथ फंक्शंस है। एक सिस्टम है, आपने इसकी एनर्जी चेंज करी, एनर्जी यहाँ पे चेंज करते ही ये एनर्जी जो है वो दो पार्ट्स में दो तरीके से चेंज दिखाएगी। आपने एक सिस्टम है, सपोज करो टेम्परेचर राइज करके आपने एनर्जी को चेंज करने, इंटरनल एनर्जी उसकी चेंज हो गई टेम्परेचर चेंज करते। अब ये एनर्जी अपनी एनर्जी को मेंटेन करना चाहती है, ठीक है। सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी उसको मेंटेन करना चाहती है। तो जो भी आपने चेंजेस लेके आए हो, वो एनर्जी जो इंक्रीज हुई थी वो दो तरीके से इसमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। या तो वो एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर देगा, या फिर वो एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो जो भी चेंज आप कर रहे हो वो फर्दर वर्क और हीट में डिवाइड हो जाता है। तो वर्क एंड हीट क्या है, एक पाथ फंक्शन है, ठीक है। हीट जो है, अगर आप एक सिस्टम के अंदर टेम्परेचर ग्रेडियंट जनरेट कर देते हो, टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब कि अगर एक सिस्टम था 25 डिग्री सेल्सियस पे, आपने उसको हीट करके 50 डिग्री सेल्सियस पे कर दिया, तो जो भी एनर्जी के अंदर चेंज हुआ है वो हीट के फॉर्म में ट्रांसफर होते हुए दिखेगा। तो जब भी टेम्परेचर ग्रेडियंट आ जाता है, टेम्परेचर चेंज आ जाता है, तो यहाँ पे जो एनर्जी है मोस्टली हीट के फॉर्म में आपको रिलीज होती हुई दिखेगी, ठीक है। वर्क जो है, जब आप प्रेशर में चेंजेस लेके आते हो, जो सिस्टम के प्रेशर के अंदर चेंजेस लेके आते हो, फोर्स लगाते हो, ठीक है, प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया, तो आपका वहाँ पे वर्क होता है, वो एनर्जी वर्क के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। कहने का मतलब ये है कि एक सिस्टम ये वाला है, ठीक है, आपने यहाँ पे प्रेशर जो था वो लेट अस से कि P1 था, कुछ समय बाद आपने क्या कर दिया, एकदम से यहाँ पे एक स्टोन रख दिया, तो इसका प्रेशर चेंज हो जाएगा। जब प्रेशर चेंज हो जाएगा तो ये सिस्टम अपने आप से वर्क करने लगेगा, अपने आप से वर्क करेगा। तो एनर्जी के अंदर जो भी चेंज आया प्रेशर चेंज करने की वजह से, वो एनर्जी अब वर्क के फॉर्म में दिखेगी, ठीक है। वर्क क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट फोर्स होता है। मैं थोड़ा सा वर्क के बारे में और आपको डिस्कस करके बता देती हूँ। तो वर्क आपसे अगर पूछे क्या होता है वर्क, वर्क है डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट फोर्स। वर्क की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो आपके बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट फोर्स। अगर आपने फोर्स चेंज करा, प्रेशर चेंज हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि हम प्रेशर जानते हैं, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो प्रेशर चेंज हो जाएगा। प्रेशर चेंज हो जाएगा तो सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है वो भी चेंज हो जाएगी। सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी के अंदर भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। जब इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे तो ये सिस्टम अपने आप से अपने इनिशियल स्टेट में जाना चाहेगा, तो वो वर्क करेगा, सिस्टम ऊपर प्रेशर लगाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? बाहर आपने क्या करा, प्रेशर लगा दिया सिस्टम के अंदर, बाहर आपने एक स्टोन रख दिया, उससे प्रेशर इंक्रीज हो गया। सिस्टम के अंदर जो पिस्टन है वो नीचे आना चाहेगा, बट इसके अगेंस्ट सिस्टम के अंदर जो भी मॉलिक्यूल है वो इसके अगेंस्ट वर्क करना चाहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट फोर्स जो है उसे हम वर्क बोलते हैं। ठीक है, और वर्क का जो फॉर्मूला हम फॉलो करते हैं दैट इज डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट, क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट फोर्स। तो अगेंस्ट है, ऑपोजिट साइन आप यूज करोगे, तो माइनस एफ डी एस, डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल एस, फोर्स के अगेंस्ट आपने डिस्प्लेसमेंट को यूज करना है, तो वर्क को आप इंटीग्रेट कर दीजिए फोर्स इंटू डेल्टा डी एस से। ठीक है, जहाँ पे एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। और नेगेटिव साइन क्यों करेंगे, क्योंकि अगेंस्ट फोर्स है, ऑपोजिट फोर्स यहाँ पे नीचे लग रहा है, प्रेशर नीचे लग रहा है, बट सिस्टम जो वर्क करेगा वो ऊपर की साइड करेगा, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगा, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा देते हैं। अब आप फोर्स को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर कुछ फोर्स अपॉन एरिया था, तो प्रेशर इंटू एरिया को क्या लिख सकते हो, फोर्स लिख सकते हो। प्रेशर कौन सा लोगे, बाहर जो प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर आप लेते हो, तो फोर्स की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू एरिया इंटू डी एस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट सपोज करो पहले पिस्टन यहाँ पे था, आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया ये वाला, तो प्रेशर नीचे आ गया, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो डी एस से हुई है, और एरिया जितना कवर करे वो ए है। अब ए इंटू डी एस क्या बन जाएगा, डी वी वॉल्यूम हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम बन जाता है। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, वर्क जो है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी होता है। ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो हम किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वर्क क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये आपका वर्क का फॉर्मूला है जो हम इस तरीके से निकालते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये वर्क है और ये हीट है। चले, हीट होता है जब टेम्परेचर ग्रेडियंट, जब टेम्परेचर डिफरेंस आ जाता है 25 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो ये कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो भी चेंजेस आई है वो हीट के फॉर्म में रिलीज करेगा, सिस्टम से सराउंडिंग में हीट के फॉर्म में वो एनर्जी को रिलीज करेगा। जब प्रेशर के अंदर चेंजेस लेके आ रहे हो तो वहाँ पे फिर वो इंटरनल एनर्जी वर्क के फॉर्म में रिलीज होगी। एनर्जी को फिर आप वर्क और हीट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अब वर्क डन को हम क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करेंगे। तो जो भी आप सिस्टम के अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी को लेके आए हो वो अपने आप को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है। कौन कौन सी, हीट और वर्क डन में डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट लॉ बन जाता है। सो डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इसको कैसे याद करना था, मैंने इसको ऐसे याद करा था कि क्यू मतलब क्वीन, ठीक है, और डब्ल्यू मतलब वॉरियर, ठीक है। डेल्टा यू से आप डेल्टा ऊपर लिखिए और ये लिखिए, तो ये क्या बन जाएंगे, किंग बन जाएगा, है ना, ऐसे क्राउन पहना हुआ है उसने और ये उसका फेस है, तो ये किंग है। तो किंग हैज क्वीन प्लस वॉरियर, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये आपका फर्स्ट लॉ है। क्लियर है? सो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्कआउट करता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अगर आप उसके अंदर कोई भी चेंज लेके आना चाहते हो तो जो भी चेंज आपके इंटरनल एनर्जी में आया है वो फर्दर हीट और डब्ल्यू में, वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है। सो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट, मेंटेन करके रखता है यूजिंग द फॉर्मूला डेल्टा यू इक्वल्स टू क्वीन प्लस वॉरियर क्यू प्लस डब्ल्यू करके आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं साइन कन्वेंशंस की। ठीक है, चलिए, सो ना यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, पहले तो वर्क डन की बात करते हैं, उसके साइन कन्वेंशंस की बात करेंगे, उसके बाद हम हीट के साइन कन्वेंशंस की बात करेंगे। क्लियर है? अब वर्क दो तरीके के हो सकते हैं, वर्क ऑफ एक्सपेंशन, और दूसरा क्या है, वर्क ऑफ कंप्रेशन। वर्क ऑफ एक्सपेंशन एंड वर्क ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब क्या है, वॉल्यूम का इंक्रीज करना, स्टेज 2 में वॉल्यूम का इंक्रीमेंट होना, तो वो एक्सपेंशन है। कंप्रेशन का मतलब क्या है, वॉल्यूम को डिक्रीज करना। क्लियर है? देखो, अगर ये मेरा
सिस्टम है, क्लियर है, इसमें आपने ये पिस्टन लगा रखी है, ये पिस्टन लगी हुई है यहाँ पे, ये आपके सिस्टम के अंदर चीज़ें भरी हुई हैं, इसका इनिशियल स्टेट P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। अब यहाँ पे सिस्टम को आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, प्रेशर इंक्रीज करा, बाहर से आपने क्या करा, एक पत्थर लाके यहाँ पे रख दिया पहले सिस्टम पे, तो ऑब्वियसली पत्थर क्या करेगा, नीचे फोर्स लगाएगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, पिस्टन नीचे मूव होगा, जब पिस्टन नीचे मूव होगा तो वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। तो जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं ऑब्वियसली वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज करता है। जब वॉल्यूम डिक्रीज करता है तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, वर्क ऑफ कंप्रेशन, इसे क्या बोलेंगे, वर्क ऑफ कंप्रेशन, ठीक है। तो ये क्या हुआ, आपने वॉल्यूम को डिक्रीज कर दिया पत्थर को रख के, ये आपका पिस्टन था, तो प्रेशर P2 बन गया, वॉल्यूम V2 बन गया, और टेम्परेचर लेट से कि हम कांस्टेंट टेम्परेचर T1 पे कर रहे हैं, आइसोथर्मल चेंज कर रहे हैं। तो एक तो केस ये वाला हो सकता है, इसे हम कंप्रेशन बोलते हैं। ऐसे ही एक्सपेंशन हो सकता है, सपोज करो आपने नीचे हीट करा, हीट कर लिया, पत्थर नहीं रखा, हीट करा, जब आपने हीट करा तो अंदर जो है प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, जो एक्सटर्नल प्रेशर है अब वो कम हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर कम हो गया। सपोज करो ये आपने पहले पत्थर रखा हुआ था, या तो आप ये वाला सिस्टम ले लो, अब आपने पत्थर हटा दिया तो प्रेशर कम हो गया, जब प्रेशर कम हो जाएगा तो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि PV इक्वल्स टू nRT, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपका क्यों है, क्योंकि आपने क्लोज सिस्टम लिया हुआ है, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। जब P2 कम है वो V2 ज़्यादा होगा, जब V2 ज़्यादा होगा तो ये एक्सपेंशन प्रोसेस है ना, ये एक्सपेंशन प्रोसेस है, इसको नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है ना, तो ये वाली बात है। अब इतना हो गया हमारा एक्सपेंशन और कंप्रेशन, आपको समझ आ गया। नाउ द पॉइंट इज साइन कन्वेंशन हमें देखने हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि एक वर्क डन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क डन इज टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, dv को हम क्या लिख सकते हैं, V2 माइनस V1 करके लिख सकते हैं, है ना, V2 माइनस V1 कर सकते हैं। अब मेरी एक बात सुनोगे ध्यान से, अगर V2 की वैल्यू ज़्यादा है तो V2 बड़ा है ना, ऑब्वियसली बड़ा होगा, तो V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टर्म हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव है और बाहर एक नेगेटिव है, तो अगर V2 की वैल्यू ज़्यादा है तो वर्क के आगे डेल्टा V पॉजिटिव होगा, ऑब्वियसली डेल्टा V पॉजिटिव होगा, बाहर एक नेगेटिव है, तो पूरा वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और V2 की वैल्यू ज़्यादा कब होती है, वो आपका वॉल्यूम इंक्रीज तब करता है जब आप एक्सपेंशन पढ़ते हो, तो एक्सपेंशन के टाइम पे V2 की वैल्यू ज़्यादा है, डेल्टा V पॉजिटिव है, वर्क डन आप नेगेटिव लेते हो, तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। और वर्क ऑफ कंप्रेशन मतलब कंप्रेस करके वॉल्यूम को कम कर रहे हो, तो V2 की वैल्यू कम हो गई। अब V2 छोटा है, V1 बड़ा है, तो बाहर नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ पे नेगेटिव और इसका नेगेटिव 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 पॉजिटिव बन जाएगा, तो डेल्टा V नेगेटिव हो गया, और पूरा जो वर्क है ये आपका नेगेटिव और नेगेटिव मिलके वर्क जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो ड्यूरिंग कंप्रेशन की अगर हम बात करें तो वर्क ऑफ कंप्रेशन पॉजिटिव आता है और वर्क ऑफ एक्सपेंशन जो है वो नेगेटिव आता है, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशंस आपके वर्क के हो गए। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ साइन कन्वेंशंस हीट के लिए भी होते हैं। हीट के लिए अगर मैं बात करूँ तो हीट जो है वो सिस्टम से अच्छा सिस्टम की बात करते हैं, और यहाँ पे एक चीज़ और बात करते हैं, सिस्टम से सराउंडिंग में अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, साइन कन्वेंशन इसमें थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। तो सिस्टम से सराउंडिंग में अगर हीट हो रहा है तो हीट लॉस अगर हो रही है सिस्टम के रिस्पेक्ट में, अगर हम बोल रहे हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो हम नेगेटिव साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है मतलब सिस्टम से लूज हुई है एनर्जी और आपके सराउंडिंग में गई है, तो हम हीट क्या यूज करेंगे, हीट के लिए हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे। अगर सिस्टम गेन करता है हीट को तो वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस बन जाता है, तो क्यू के लिए हम पॉजिटिव क्यू वैल्यू यूज करते हैं। एक एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए हीट जो है उसके आगे पॉजिटिव साइन कन्वेंशन लेते हैं, और हीट लॉस होता है तो नेगेटिव साइन कन्वेंशन लेते हैं। ऐसे ही अब वर्क की बात करते हैं,
तो अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है या फिर सिस्टम वर्क कर रहा है, ये दोनों चीजें होती है। वो तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन और कंप्रेशन की हमने साइन कन्वेंशन बात कर ली। अब सिस्टम की बात करें कि अगर वर्क इज डन बाय सिस्टम, वर्क इज डन बाय सिस्टम, अगर सिस्टम वर्क करता है तो वो एक नेगेटिव वर्क है। इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो आप क्या बोलोगे? तो हम उसके आगे पॉजिटिव वर्क करेंगे। अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें ज्यादा समझ आएगा। तो आपको पूरे क्वेश्चन में बताएगा कि भाई सिस्टम ने हीट लॉस करा है, सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ है, ठीक है। अब बता दो कैसे आप इंटरनल एनर्जी को निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल इसने बोला कि इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आपको बतानी है। अगर सिस्टम ने हीट लॉस करा है, ठीक है, हीट लॉस करा है, लॉस हुआ है, सिस्टम ने हीट लॉस करा है 50 किलो जूल्स पर मोल, और सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ है 100 किलो जूल्स पर मोल का। ये वर्क हुआ है सिस्टम के ऊपर। जब सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है तो आप W की वैल्यू डेल्टा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। अगर सिस्टम हीट को लूज कर रहा है तो आप Q की वैल्यू -50 लोगे। तो डेल्टा U वॉज Q प्लस W, बट सिस्टम पे वर्क हुआ है तो पॉजिटिव वर्क हो गया। सिस्टम ने हीट लॉस करा है, ठीक है, निकाला है, तो -50 हो गया। तो डेल्टा यू कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब ये आपका हमारी सारी बातें जनरली हो गई है। साइन कन्वेंशंस हमने देख लिए। अब पॉइंट है कि वर्क डन के हमें फॉर्मूले निकालने होते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। अब आइसोथर्मल में दो प्रोसेसेस होते हैं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस और एक इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन हमें निकालने हैं। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालना है, आइसोकोरिक और एक एडियाबैटिक प्रोसेस है उसके लिए हमें वर्क डन जो है वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। आपसे डायरेक्ट फॉर्मूले पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आप वर्क डन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला, सबसे पहले लिखेंगे कि वर्क डन क्या होता है, -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V वाला फॉर्मूला आप यूज करते हैं। क्लियर है? ये वैल्यू आप यूज करते हैं। तो एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। सपोज करो ये मेरा इनिशियल सिस्टम है, इसका प्रेशर कितना है? P1, V1 और T1 है ना। प्रेशर कितना है? P1, V1 और T1। आपने इसके अंदर चेंजेस करने हैं और रिवर्सिबल करने, मतलब एक एक पत्थर रख के आपने यहाँ पे चेंजेस कर दिए, बट आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, T1 का T1 ही रहेगा। जब आपने पत्थर रख रख के इसमें चेंजेस करे, प्रेशर बढ़ा दिया, तो ये पिस्टन नीचे आ गई और ये आपका पाइल ऑफ स्टोन यहाँ पे इकट्ठा हो गया, तो प्रेशर ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा P2। हम बोल सकते, अच्छा रिवर्सिबल है, सॉरी रिवर्सिबल है, तो रिवर्सिबल के केस में क्या हो रहा था, यहाँ पे आप प्रेशर बढ़ा रहे थे, बाहर का जो प्रेशर है उसे एक्सटर्नल प्रेशर बोलेंगे, अंदर से सिस्टम भी वर्क करेगा तो उसका इंटरनल प्रेशर यहाँ पे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस है, हर एक स्टेप पे जो एक्सटर्नल प्रेशर था दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू इंटरनल प्रेशर, दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू इंटरनल प्रेशर। क्लियर हुआ? यहाँ पे समझ आया? तो अब देखो इंटरनल प्रेशर, यहाँ पे गैस भरी हुई है, तो इंटरनल प्रेशर को हम क्या बोल सकते हैं? P इंटरनल इंटू वी, आइडियल गैस इक्वेशन अगर हम यहाँ पे लगाए तो हम क्या बोल सकते हैं? P इंटरनल इंटू वी इज इक्वल्स टू NRT। ये हम पुट कर सकते हैं। अगर N यहाँ पे 1 लिख ले तो P इंटरनल की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं? RT बाई वी, या फिर NRT ले लो, कोई बात नहीं, ये आपका P इंटरनल की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? फॉर्मूले पे वापस आओ। पहले वॉल्यूम V1 था, इसके बाद वॉल्यूम ऑब्वियसली कम हो गया, V2 चला गया, लेकिन टेम्परेचर सेम रहा और फाइनल प्रेशर P2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर के टर्म्स में डील करेंगे। अब P एक्सटर्नल को क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वलेंट है तो हम P इंटरनल लिख के कर सकते हैं इंटू डेल्टा V। P इंटरनल की जगह क्या लिख सकते हैं? NRT बाई V। N जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि क्लोज सिस्टम में नंबर ऑफ मोल्स एक्सचेंज नहीं हो गए। R गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी आइसोथर्मल प्रोसेस है तो कांस्टेंट है। वॉल्यूम वेरिएबल है तो dV बाई V कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ये मेरा वर्क चल रहा है, डेल W लिख सकते हो। अब मुझे पूरा वर्क निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करके वर्क आ जाएगा, -NRT लिखोगे। पहले वॉल्यूम V1 था और फाइनल वॉल्यूम V2 था, तो ये आपने कर दिया। dV 1/V इंटू DV की इंटीग्रेशन करोगे तो ln V आएगा, है ना। इनिशियली V1 फाइनल V2। इसको कैसे सॉल्व करोगे? -NRT ln ऑफ V2 माइनस ln ऑफ V1 करके सॉल्व करोगे, यही करोगे। इसको कैसे लिख सकते हैं? ln V2 बाई V1 करके लिख सकते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? -NRT ln ऑफ V2 बाई V1 आपके वर्क डन का फॉर्मूला बन जाएगा।
या तो आप इस तरीके से लिख सकते हो एक फॉर्मूला, या फिर आप क्या कर सकते हो ln की जगह लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो, तो -2.303 nRT log ऑफ V2/V1 कर सकते हो, है ना। कई बार आपको वॉल्यूम नहीं दिए होते, P1 और P2 की वैल्यू दी होती है। हमें पता है कि आपका P1/V1 इज इक्वल टू nRT, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, ठीक है। हमें पता है P1/V1 इज इक्वल टू nRT। ऐसे ही हमें पता है फाइनल स्टेट के लिए P2/V2 होगा इक्वल टू nRT। तो हम क्या बोल सकते हैं P1/V1 इज इक्वल टू P2/V2, या फिर V2/V1 को आप P1/P2 लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे V2/V1 को P1/P2 से एक्सचेंज कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, nRT log ऑफ P2/V1, सॉरी P1/P2, ठीक है। तो ये 3-4 फॉर्मुलेज हैं जो आपको याद रखने हैं। वर्क डन कैसे निकालोगे, किसके लिए, एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालने का ये वाला फॉर्मूला। फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका यहाँ पे ध्यान से देखो, एक रिवर्सिबल प्रोसेस था। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही हम एक्सटर्नल प्रेशर को इंटरनल प्रेशर के इक्विवेलेंट कर पाए थे, और इंटरनल प्रेशर के इक्विवेलेंट कर पाए थे तभी हम P इंटरनल को nRT/V लिख पाए थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है रिवर्सिबल प्रोसेस में, ठीक है। इसके बाद वर्क डन हमने निकाल लिया हीट, और हमें इंटरनल एनर्जी की भी वैल्यू निकालनी है। एक बार मैं फटाफट से सारे वर्क डन के फॉर्मूले लिख सकती हूँ यहाँ पे, उसके बाद हम इंटरनल एनर्जी और हीट निकाल लेंगे, ठीक है। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस nRT ln ऑफ V2/V1 करके आप लिख सकते हो। P2/V1 की जगह आप यहाँ पे P1/P2 भी कर सकते हो, P1/P2 भी कर सकते हो। ln को खोल के आप वर्क डन को -2.303 लॉग के टर्म्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये वर्क डन के फॉर्मूले आ गए। अब फर्स्ट लॉ अप्लाई करो। अच्छा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W होता है वर्क डन के लिए, बट मैंने आपको बताया था कि इंटरनल एनर्जी जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर ही आपने मेंटेन करके रखा हुआ है तो इंप्लाइज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जब इंटरनल एनर्जी में ही चेंज नहीं आएगा तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा U की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। डेल्टा U की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस हो या फिर नॉर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस हो, आइसोथर्मल में हमेशा डेल्टा U की वैल्यू 0 होती है। तो एक दो W की वैल्यू हमने निकाली, डेल्टा U की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर डेल्टा U की वैल्यू 0 हो जाएगी तो Q को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ W, है ना। यहाँ पे जितने भी माइनस साइन थे वो इसके साथ एब्जॉर्ब होकर आप Q की वैल्यूज क्या लिख सकते हो, Q विल बी इक्वल्स टू nRT ln ऑफ V2/V1, या तो इस फॉर्म में लिख लो, ठीक है, प्लस लगा देना बस यहाँ पे, या फिर 2.303 nRT log ऑफ V2/V1, ठीक है, या फिर P1/P2 करके आप लिख सकते हो। तो ये आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमने W, Q और डेल्टा U की वैल्यू निकाल दी। अब बात करते हैं आपके इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। जब इरिवर्सिबल की अगर हम बात कर रहे थे तो इरिवर्सिबल में आपने वन ही स्टेप में कर लिया था। बाहर से आपने जो एक्सटर्नल प्रेशर था, आपने एक बड़ा स्टोन रख दिया उतने ही मास का, तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है आपके इंटरनल प्रेशर से बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने बाहर एकदम से ही आपने प्रेशर बढ़ा दिया, बाहर का प्रेशर एक्सटर्नल कर दिया, पत्थर रख दिया, इंटरनल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। अब हम P एक्सटर्नल को P इंटरनल के इक्विवेलेंट नहीं रख सकते। आप क्या बोलोगे, बाहर एक कांस्टेंट प्रेशर रख दिया आपने, बाहर एक कांस्टेंट प्रेशर रख दिया। इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर आपका बोला जाए, फाइंड आउट द वर्क डन इफ द कंप्रेशन और एक्सपेंशन इज डन अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर, तो हमेशा आप इरिवर्सिबल प्रोसेस को ही कंसिडर करके चलोगे। एंड W विल बी इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, डेल लगा लो यहाँ पे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क डन कितना आएगा, माइनस P एक्सटर्नल को P एक्सटर्नल ही रहने दोगे। इन केस अगर एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दिया होता तो फाइनल आप P2 को P2 प्रेशर मान लेंगे। अगर इफ एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दिया हुआ
P external is not given, तो आप P external को जो P2 वैल्यू दी हुई है वही मानते हैं, ठीक है। इनिशियली वॉल्यूम V1 था, फाइनली V2 था, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू डी बी की इंटीग्रेशन V आएगी, ये V1 और ये V2, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 करके आप इसे लिख सकते हो। जब एक्सटर्नल प्रेशर नहीं दिया हो तो आप P2 लगा लेना और ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा वर्क डन का। फॉर योर ये फॉर्मूला आप तब यूज करते हो जब इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आप वर्क डन निकालते हो। ये माइनस NRT वाला फॉर्मूला तब यूज करते हो जब रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए प्रोसेस निकालते हो। रिवर्सिबल था तभी हम P एक्सटर्नल को P इंटरनल के इक्विवेलेंट लिख पाए थे, मैं आपको समझा चुकी हूँ ये वाला पॉइंट। और P इंटरनल लिख पाए थे तो P V इक्वल्स टू NRT से हमने उसको चेंज करके लिख दिया था, ठीक है। तो ये वर्क डन हो गया। अगेन आइसोथर्मल प्रोसेस है, डेल्टा यू चाहे रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, डेल्टा यू वैल्यू इज ऑलवेज जीरो। इनफैक्ट आप लिख सकते हो डेल्टा यू के साथ डेल्टा एच वैल्यू भी जीरो होती है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। हमेशा कितनी होती है, जीरो ही रहती है। W की वैल्यू आपने निकाल ली, माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 करके आप लिख सकते हो। क्या हो जाएगा माइनस W के इक्विवेलेंट हो जाएगा P एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 करके क्या भी निकाल लेना, है ना। तो ये वाली बात हो गई है हमारी, क्लियर हुआ। अब देखो वर्क डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर को बिल्कुल जीरो कर दिया, एक्सटर्नल प्रेशर को जीरो कर दिया। फ्री एक्सपेंशन लिखा हो या फिर वैक्यूम लिखा हो। वैक्यूम में क्या होता है, देखो जब हम बात करते हैं वैक्यूम की, तो जब हम वैक्यूम की बात करते हैं तो आप सिस्टम, ये आपका पूरा सराउंडिंग है ना, आपने ये सिस्टम रखा हुआ है, इसका कोई प्रेशर है। जब बाहर से आप सारी गैसेस को इवैक्यूएट कर लेते हो, वैक्यूम क्रिएट कर देते हो, तो देखो प्रेशर कब लगता है, बाहर का प्रेशर का मतलब क्या है, ये जो गैसेस पार्टिकल्स है इस पे हिट कर रही है। जब आपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो ये बाहर के जितने भी आपके गैसेस पार्टिकल्स थे आपने इसको रिमूव कर दिया। जब बाहर कोई पार्टिकल्स ही नहीं होंगे तो काय का प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर ही नहीं लगाएंगे। तो वैक्यूम में आपने क्या कर लिया, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो कर लिया। जब एक्सटर्नल प्रेशर ही जीरो हो गया तो माइनस P एक्सटर्नल इंटू डी जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे थे ये जीरो हो गया, तो ओवरऑल वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई करके जीरो बन जाएगी। तो वर्क डन जब आप फ्री एक्सपेंशन या वैक्यूम में करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, जीरो आती है। क्लियर हुआ। इसके बाद वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, यहाँ पे आपका समराइज करके लिखा हुआ है, ठीक है। W कितना आएगा, जीरो आएगा। अब एक आइसोबारिक प्रोसेस होती है और एक आइसोकोरिक प्रोसेस होती है। तो आइसोबारिक प्रोसेस में आपने एक्सटर्नल प्रेशर क्या कर दिया है, कांस्टेंट रख दिया है, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट रख दिया। आइसोबारिक प्रोसेस में डेल्टा P वैल्यू जीरो है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि P एक्सटर्नल जीरो है, नहीं, इसकी कोई वैल्यू आएगी। जब आप स्टेट चेंज करोगे वहां पे प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो नॉर्मल जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, जिसको V2 माइनस V1 करके आप डेल V भी लिख सकते हो, ठीक है। जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कांस्टेंट है, एक्सटर्नल नहीं दिया होगा तो P2 लिख लेना, या फिर इसको आप नॉर्मल P से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो P डेल्टा V वैल्यू आपकी वर्क डन की आएगी आइसोकोरिक प्रोसेस में, सॉरी आइसोबारिक प्रोसेस में। और अगर हम बात करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस की, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो डेल्टा V वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू V2, डेल्टा V की वैल्यू क्या लिखोगे, जीरो। अब ये फॉर्मूले में अगर आप डेल्टा V जीरो पुट करते तो वर्क डन कितना आएगा, जीरो। सो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो है, आइसोबारिक में ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, वैक्यूम में वर्क डन जीरो आएगा क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर जीरो था। आइसोबारिक में एक्सटर्नल प्रेशर होगा, है ना, बट वो जब आप स्टेट चेंज करो तो प्रेशर चेंज नहीं होगा, बस इतना ही मतलब है आइसोबारिक का। आई होप इट्स वेरी क्लियर, फिर भी समझ ना आए तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एक और बात कर लेते हैं, हमारे वर्क डन ऑलमोस्ट खत्म हो गए। एक लास्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। एडियाबैटिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जहाँ पे हीट के अंदर जो भी चेंजेस है वो जीरो होते हैं, हीट आपकी एक्सचेंज नहीं होती, तो हम Q वैल्यू को जीरो मान लेते हैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर पहले तो आपको हीट कैपेसिटी वर्क डन अगर आपको निकालना है, सो डेल्टा U इज इक्वल्स टू Q प्लस W होता है। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए Q वैल्यू जीरो है, तो W को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा U लिख सकते हैं। अब इसमें ना डेल्टा U का एक फॉर्मूला हम लगाते हैं। डेल्टा U क्या होता है, डेल्टा U होता है CV dt, CV इंटू dt। CV क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम,
ये आपका क्या होता है, डेल्टा यू होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो W क्या लिख सकते हैं, ये मैं आपको हीट कैपेसिटी अभी नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। डेल्टा यू की जगह आप क्या लिख सकते हो, CV dt। इसको इंटीग्रेट करो T1 से T2, तो आप CV डेल्टा T करके आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, या T2 माइनस T1 करके लिख सकते हो। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा, Q वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस CV डेल्टा T से निकालते हो। हीट कैपेसिटी के ऊपर हमें बात करनी है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसके ऊपर भी हमें बात करनी है। फिलहाल के लिए ये फॉर्मूला आप लर्न करोगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आज की क्लास में हमने क्या करा है, क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि भाई थर्मोडायनेमिक्स का मतलब एनर्जी का एक्सचेंज, जो मोशन में एनर्जी है उसको स्टडी करना, थर्मोडायनेमिक्स आप पढ़ते हो। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए लगता है, जो सिस्टम बल्क में होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपका थर्मोडायनेमिक्स है वो रेट पे डिपेंड नहीं करता कि कितने जल्दी आप चेंजेस कर रहे हो, वो सिर्फ आपकी इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है, किस तरीके से चेंज हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है, बट कितनी स्पीड से चेंज हुआ है उस पर डिपेंड नहीं करता। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी, जैसे अगर हम बात करें तो हमने स्टेट का मतलब समझा, भाई स्टेट का मतलब है कि एक सिस्टम के अंदर जो भी प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम या नंबर ऑफ मोल्स है उसको डिफाइन कर दो तो उसका सिस्टम का स्टेट हो जाता है। अगर स्टेट में अगर आपने टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम चेंज कर दो तो स्टेट 1 से स्टेट 2 में चला जाएगा, उस सिस्टम के अंदर प्रोसेस हम बोल देंगे आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के अंदर हमने डिस्कशन कर लिया। इसके बाद हमने यहाँ पे एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी। स्टेट्स जो है दो तरीके के होते हैं, स्टेट फंक्शंस जो भी क्वांटिटीज़ हैं वो दो तरीके की होती है, एक स्टेट फंक्शन होती है और एक पाथ फंक्शन होती है, ये हमने डिस्कस करा था। सिस्टम सराउंडिंग और आपकी यूनिवर्स, बाउंड्री, ऐसी टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करा था, है ना। ये आपकी रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, ये भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करवाया था, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड कभी भी 100% होता नहीं, तो इसे हम हाइपोथेटिकल बोल देते हैं, है ना। और ये दोनों आपके क्या है, रियल सिस्टम्स है। इसके बाद हमने फर्स्ट लॉ ऑफ जीरोथ लॉ करा था, जीरोथ लॉ करा था इससे पहले। इसके बाद मैंने आपको इंटरनल एनर्जी के बारे में बताया था, हीट के बारे में बताया था, वर्क डन का फॉर्मूला लिखवाया, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी करके फॉर्मूला लिखवाया। फिर हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा, फर्स्ट लॉ के बाद हमने डिफरेंट प्रोसेसेस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन निकाला, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन की वैल्यू निकाली, आइसोबारिक नहीं फ्री एक्सपेंशन के लिए वर्क डन की वैल्यू निकाली, है ना। क्यू भी निकाली, यू भी निकाला। आइसोथर्मल के लिए डेल्टा यू वैल्यू 0 थी, क्यू वैल्यू नेगेटिव ऑफ क्यू डब्ल्यू थी, डब्ल्यू फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस इज माइनस NRT ln ऑफ V2 by V1 या फिर माइनस NRT ln ऑफ P1 by V2, ये आपका आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए था। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1 या फिर डेल्टा V करके आप लिख सकते हो। आइसोथर्मल था तो डेल्टा यू वैल्यू हमेशा 0 रहती थी और क्यू वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस W, ये हमने कर लिया। फ्री एक्सपेंशन में पी एक्सटर्नल की वैल्यू 0 थी तो वर्क डन 0 था। आइसोबारिक में पी एक्सटर्नल कांस्टेंट था तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V करके फॉर्मूला निकलता था। आइसोकोरिक में डेल्टा V की वैल्यू 0 थी तो वर्क डन 0 निकलता था। एडियाबैटिक प्रोसेस में बताया कि क्यू वैल्यू 0 है ना, ये बता दिया। क्यू वैल्यू 0 तो डेल्टा यू इक्वल टू W लिख दिया। डेल्टा यू को हम CVDT से लिखते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और W क्या निकल गया, इट इज इक्वल टू डेल्टा यू इक्वल टू CVDT, ठीक है। तो वर्क डन हमने डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए निकाल दिए थे। फ्री एक्सपेंशन के बाद हमने आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालना सीखा, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालना सीखा और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालना सीखा। अभी हमारा हीट कैपेसिटी बचा हुआ है, हीट कैपेसिटी बचा हुआ है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बचा हुआ है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बचा हुआ है, जिसमें हम एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ऐसी टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री बची हुई है, थर्मोकेमिस्ट्री में आपको जैसे हम बात करते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, हीट ऑफ कंबशन, ये ऐसी टर्मिनोलॉजीज को भी हमें डिस्कस करना है। इसके बाद एक जो क्लास आएगी उसमें हम सेकेंड लॉ करेंगे, थर्ड लॉ करेंगे, हीट कैपेसिटी को डिस्कस करेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको भी डिस्कस करके इस चैप्टर को पूरा वाइंड अप कर देंगे पार्ट 2 में। अपार्ट फ्रॉम दैट
एक पार्ट 3 मिलेगा, उस पार्ट 3 में हम एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज को क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर को स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं मैक्सिमम पोर्शन थर्मोडायनामिक्स का, थोड़ा सा पोर्शन और बचा है जिसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वील मीट यू इन द सेकंड पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स।